और एक खबर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, उन पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि ये जो खबर है जनवरी 2017 तक कंपनी लिस्टिंग कर सकती है। इसका सीधा इम्पैक्ट उन सारे ही बैंक्स पर देखने को मिलेगा जिनका स्टेक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो रीस्ट्रक्चरिंग के इश्यूज़ कुछ हैं, उसको सुलझाने के बाद इसकी लिस्टिंग हो सकती है। अब ये सारी कंपनीज आप देखिए, IFCI का स्टेक, IDBI, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC, इनके स्टेक हैं। इसके अलावा आंध्रा बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, ये भी कुछ बैंक्स हैं जिनके स्टेक हैं इसमें NSE में। तो ये अच्छा बैंकिंग स्पेस वैसे आपको प्रदीप कैसा लग रहा है? ये तो चलिए अब खबर है और उस पर चल रहे हैं आज स्टॉक, बट अदरवाइज आपका व्यू इस समय प्राइवेट PSU बैंक्स पर क्या है? नहीं, आई थिंक एक राउंड ऑफ बीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, देख चुका है, एंड ग्रेजुअली सिंस वी आर प्रोबेबली पॉजिटिव ऑन इकोनॉमिक साइकिल और ग्रोथ ऑन इकोनॉमी, तो बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि प्रोबेबली डेफिनेटली पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा टू द ग्रोथ। सो बैंक सेक्टर मुझे अच्छा ही लगता है। बीच बीच में हम सुनने के बार बार बातें आती रहती है NPA से रिलेटेड, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द NPA से रिलेटेड प्रोविजनिंग या जो देखना था वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। मुझे ये लगता है कि सितंबर तिमाही के रिजल्ट के बाद और अच्छा अपने व्यू बनना शुरू होगा लोगों का, और मैं तो काफ़ी पॉजिटिव हूँ। बिल्कुल। चलिए इस बीच ये भी देख लेते हैं, कुणाल भी इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं इस समय। कुछ और जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, एक तो सन फार्मा एडवांस की हमने बात की थी, ये आज हमारे फास्ट 50 में भी शामिल था, इस पर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। फिर और एक काउंटर है तारा ज्वेल्स, ये करीब 11% ऊपर है। A to Z इंफ्रा, ये करीब 11% ऊपर है। ज्योति स्ट्रक्चर्स, ये करीब 11% ऊपर। जयंत एग्रो, इस काउंटर पर 12% का मूव देखने को मिल रहा है। ये सारे स्टॉक्स अच्छा मूव देते हुए। सन फार्मा एडवांस, कुणाल आपको कैसा लग रहा है? वेल मिहिर, अगर फार्मा स्पेस की बात करें तो मैं समझता हूँ कि बायोकॉन और सन फार्मा एडवांस रिसर्च, ये दो ऐसे काउंटर्स हैं जिसके ऊपर एक बुलिश कॉल लिया जा सकता है। ऑल इन ऑल अगर आप बाकी फार्मा स्टॉक्स देखेंगे तो काफ़ी स्टॉक्स एक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आई थिंक सॉर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उस कैंडिडेट्स को देखा जा सकता है। हालांकि लॉन्ग अगर किसी को रहना है फार्मा स्पेस के अंदर तो बायोकॉन एंड सन फार्मा एडवांस रिसर्च, ये दो एक चुनिंदा काउंटर हो सकते हैं। और सन फार्मा की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लोअर लेवल पे से एक स्विंग रिवर्सल काउंटर ने दिखाया है, तो अभी भी मैं समझता हूं कि यदि आप 6 से 8 महीने का एक टाइम होराइजन लेके चलना चाहते हैं तो सन फार्मा एडवांस रिसर्च के अंदर इवन एट करंट जंक्चर एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। और कुछ तरह स्टॉक्स को देखते हैं। देखिए DLF ने आज एक बार फिर से थोड़ा मोमेंटम जनरेट करने की कोशिश की है। मार्केटर को देखिए प्लीज, मार्केटर को दिखाइए क्या हुआ सडनली यहाँ पर स्टॉक दिन के सर्वोच्च पर खड़ा हो गया 14% ऊपर। मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स रखता हूँ देखिए जहाँ पर आपका ना इंटरेस्ट बढ़ेगा। और याद रखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर पिछले 5 दिन के ट्रेडिंग बिहेवियर को देखते हुए जो स्टॉक चल रहा है वही चल रहा है। कहीं आप जाके इस बाजार में ये सोचे ना कि भैया ये स्टॉक ऑल टाइम लो के आसपास आ गया, ये पिक कर लो ना। फॉर इंस्टेंस आप जरा एस्कॉर्ट्स को देखिए, एस्कॉर्ट कहाँ से कहाँ आ गया। 172 के लाले पड़े हुए थे हमें बार करने के, लेकिन आप जैसे ही 72 टूटा 220। जरा एक बार दिखाइए PG इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टॉक, अगर आप देखें पिछले 5 दिन से जोरदार मोमेंटम में, आज आपकी स्क्रीन पर लगभग 153, 25 रुपए ऊपर। और कुछ ऐसे स्टॉक जिनमें ऐसे ही पागलपन है। राणा शुगर को देखिए आप, इसमें क्या स्ट्रॉन्ग मूव है। उसके बाद ऐसे ही कुछ स्टॉक्स की कैटेगरी में मैं एक OBC को रख सकता हूँ, डेफिनेटली रख सकता हूँ। और देखिए एक आप मार्केटर, अभी मैंने जिक्र किया स्नोमैन लॉजिस्टिक्स और जैन इरिगेशन, ये देखिए करीब 3.25% ऊपर। और उसके बाद एक धामपुर शुगर मिल्स, ये भी अगर आप देखें कुछ ठीक ठाक कर रहा है। खैर मैं इशू को फिर बदलता हूँ। प्रदीप जी, ये रियल एस्टेट स्पेस, इसमें DLF को देख रहा था मैं अभी, हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक राय नहीं चाहूँगा आपकी, लेकिन ओवरऑल सेक्टर पे जो प्राइसिंग है इस वक्त उस पर जेन्युइन डिमांड आ रही है, फर्स्ट होम बायर की डिमांड आ रही है। और थोड़े से ग्रीन शूट्स ये भी हैं कि जो कमर्शियल सेगमेंट है वहाँ पर भी थोड़ी बहुत डिमांड पिकअप होने लगा है। आपका इंटरेस्ट है सर इस वक्त रियल एस्टेट स्पेस पे? रियल एस्टेट में मैं ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी रियल एस्टेट की प्राइसिंग एट इस लेवल पे तो यहाँ से ग्रोथ के चांसेस कम होंगे। आपकी बात सही है कि अभी जो फर्स्ट हाउस के बेस पे जो डिमांड आ रही है, तो मेरा ये मानना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग या लोअर ब्रैकेट की जो हाउसिंग है वहाँ ग्रेजुअली डिमांड निकलेगी।
और थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट साइकिल थोड़ा रिवर्सल होगा तो आई थिंक EMI अफोर्डेबल होनी शुरू होगी तो प्रॉबेबली डिमांड और तेज होगी। इसी तरह आई थिंक कुछ एक सेगमेंट में कुछ एक जगह नॉट अक्रॉस द कंट्री बट कुछ एक सिटीज़ में आई थिंक कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे कि डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच हो रहा है, क्योंकि डिमांड कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ी निकलनी शुरू हुई है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है नहीं, तो वहाँ ज़रूर डिमांड देखने को मिल रही है। बट आई थिंक ग्रोथ के हिसाब से अगर आज रियल एस्टेट देखें तो मुझे लगता है अभी रुकना चाहिए, अभी वहाँ पे 2-3 साल का समय लगेगा। बिल्कुल। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इस बीच ब्रेक्जिट के इम्पैक्ट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ और एक ख़ास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा के CFO मिस्टर VS पार्थसारथी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर पार्थसारथी, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए कंपनी से यानी M&M से ही शुरुआत करते हैं। ब्रेक्जिट के चलते महिंद्रा CI ऑटोमोटिव एंड टेक महिंद्रा, इनके बिजनेस पर आप कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं? बिकॉज इनका सीधा ताल्लुकात है यूरोपियन यूनियन से, उस जोग्राफी से। When we talked about earlier, when this question was asked, I told that M&M will have limited or no impact, and the impact on the group will be muted. So let me just expand on that. Companies like Tech Mahindra have some exposure to UK and some to Europe. You know, I just understand TechM has about 11 to 12% of its revenue coming from UK and similar from Europe. If you look at the immediate business, and that impact comes from hedging, majority of this will be hedged. So it will have only marginal impact, if any, and that too is compensated by many other facts. For example, US dollar has appreciated, and that should impact part of it anyway. Similarly, Europe, there are some impact, but they are marginal. Mahindra CIE, you can look at it in two parts. CIE, the holding and the parent company, which is headquartered in Spain, and it's an European based company serving European customers including UK and USA, and mainly not USA so much, South America and other places, and a company in India called Mahindra CIE, where majority of its supply is to Indian customers, and some of course are export, but they are far more spread out. So there also the impact, if any, will be fairly muted. So overall some impact, but generally muted, and should be mitigated with many other positive factors happening around the world. लेकिन सर एग्जैक्टली जो है आपकी इस रीजन में इन्वेस्टमेंट्स थे उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? दूसरी बात ये भी सर कि अब इस ब्रेक्जिट के बाद जो ऑपरेशनल कॉस्ट है इस एरिया में आपकी, वो कितनी बढ़ जाएगी सर? As I said, that there will be a period of uncertainty. However, from a Mahindra Group point of view, all these investment are fairly long time that we do, and all our customers are fairly long time. So neither the investment nor our customers will see any less attention from us. Whatever things are thrown due to this uncertainty, we will take, and I believe there are some opportunities, so we will hope we will capitalize on them as well. चलिए, अच्छी बात है। इनफैक्ट ऑल द बेस्ट मिस्टर पार्थसारथी, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आगे चल के इमर्ज हो सकते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। लेकिन ये कुछ हद तक सूदिंग है। और देखिए, दूसरी चीज़ इसमें ये भी है वीरेंद्र कि अब क्योंकि ब्रेक्जिट इटसेल्फ को लेकर अब जैसे कहा जा रहा है कि फिर से रेफरेंडम होना चाहिए, पता नहीं पार्लियामेंट मानेगी नहीं मानेगी, लेकिन एक कैंपेन चल रहा है कि नए सिरे से रेफरेंडम कराइए। फिर यूरोपियन यूनियन में भी कुछ बटे हुए वॉइसेस हैं, जैसे कुछ वॉइसेस हैं वो ये मान रहे हैं कि अब जब हो ही गया है डिवोर्स तो जल्द से जल्द ब्रिटेन को बाहर करना चाहिए यूनियन से। लेकिन जो EU का सबसे बड़ा देश है, ये सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है यूरोप की, जर्मनी, वो खुद ये कह रहा है कि आप जल्दबाजी मत कीजिए EU से बाहर करने के लिए UK को। तो आई थिंक यही मार्केट ऑफ फैक्टर इन कर रहा है कि चलिए ठीक है, रेफरेंडम हो गया, उसको प्राइज इन भी कर लिया उन्होंने, लेकिन अब ये जो प्रोसेस है वो अपने आप में ही इतना लंबा है कि इसके बीच में मार्केट अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहेगा। फिर लॉर्ड देसाई जो थे हमारे साथ उस दिन शुक्रवार को, वो कह रहे थे कि यार मंडे मॉर्निंग से ना सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, आप देखना, और इसको एग्जैक्टली सेटल होते होते 2020 ना आ गया तो आप मेरा नाम बदल देना। उस दिन मैंने सुना कि चलिए ब्रेक्जिट तो होते होगा, लेकिन आपकी स्टूडियो से एग्जिट बड़ी मुश्किल हो गई थी बहुत मैं सुबह 8 बजे घुसा था, फिर उसका 3:30 पे निकला था। आप थे नहीं, आप अहमदाबाद गए हुए थे,
और आई मीन बस ये, लेकिन कुल मिला के देखिए सेशन में मज़ा आया मिहिर। एक चीज़ थी कि लेटर हाफ में हमने रिकवरी अच्छी दिखाई, और मैं एक दो चीज़ देख रहा था मिहिर। मैं उस दिन पीएनबी को देख रहा था, एसबीआई को देख रहा था, मैं लॉजिस्टिक्स को देख रहा था। मेरे को इस बात की ये फीलिंग अच्छी लग रही थी कि बाजार ना एकदम से ग्रैब कर रहा था अपॉर्चुनिटी को। अरे यार, अब जस्ट पुटिंग इन सेंस ऑफ गति, मैंने क्या सरप्राइज था मिहिर, 145 के लो के अगेंस्ट 166 पे क्लोज हुआ, 20 रुपए गति जैसा स्टॉक। बाजार ने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया। एसबीआई को देखिए आप, एक 203 का लो, उसके बाद आप देखिए एलएनटी को देखिए आप, बेसिकली खरीदारी का मौका बना, खरीदारी का मौका तलाश रहे थे। बिल्कुल। वो तो खैर आप देखिए टाटा मोटर्स में भी दिख ही रहा है ना, वरना उस दिन की जिस तरह की अब देखिए टाटा मोटर्स को देख लीजिए। टाटा मोटर्स में कभी लोग चाइना के फैक्ट्री के चलते पीटते हैं, कभी यूरोप के चलते पीटते हैं। अब पीटना है तो पीटना है, और गिराना है तो गिराना है, और जब चलाना है तो चलाना है। खैर अब थोड़ा इससे बाहर निकलते हैं। मैं एक बार फिर से उसी इशू पे आता हूँ जो कि मैंने पहले छोड़ दिया था, एग्रेसिव स्टॉक्स। थोड़ा सा ऊपर ले रहे हैं, लेकिन क्या हम एग्रेसिव स्टॉक्स को लें इस वक्त? कुणाल, अभी हमने जो मुद्दा छेड़ा था, एस्कॉर्ट्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, पीएनबी, सुबेक्स, इनमें से आपका इंटरेस्ट कहाँ है बहुत एग्रेसिव स्टॉक्स में से? क्रॉम्पटन ग्रीव्स। वेल वीरेंद्र, आई थिंक क्रॉम्पटन ग्रीव्स ज़रूर होगा ये इस लिस्ट के अंदर, जिसके अंदर एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। एक काफ़ी शानदार हमने ब्रेकआउट देखा था, उसके बाद अच्छा खासा एक डाउनवर्ड मूव भी हमने देखा, और अब एक स्विंग रिवर्सल यहाँ पे कंफर्म हुआ है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स ज़रूर यहाँ पे जिसके अंदर लॉन्ग ट्रेड लेंगे हम। इसके अलावा 2-3 और काउंटर्स है जो मैं रेकमेंड करना चाहूँगा। एक है ARSS इंफ्रा, जहाँ पे भी एक काफ़ी अच्छी चार्ट पैटर्न हमने देखी है। इमामी इंफ्रा एक दूसरा काउंटर है जहाँ पे भी एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। एंड मैक्सवेल इंडस्ट्रीज़ ये भी एक काउंटर है। तो काफ़ी सारे ऐसे छोटे मजूदा काउंटर्स है जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि करंट लेवल्स के आसपास एक लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हमने पिछले करीब 15 से 20 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर इन सारे ही काउंटर्स के अंदर देखा है, और वो कहीं ना कहीं प्राइस को अपवर्ड मूव करवा सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो ये सारे ही काउंटर्स के ऊपर मैं समझता हूँ कि ध्यान रखा जा सकता है।